कौन आया था? 무거운 짐과 급경사, बताओ बाबा को, कौन आया? 몸에 중심 잡기도 어렵다. बड़े नाना जान आया? कौन आया? मामू आया? तो आप उनसे मिले थे? हाँ, क्या कह रहे थे वो आपको? तो अच्छा इधर देख के बताओ, मामू क्या कह रहे थे आपको? हम्म, 야크가 짊어지는 짐의 무게는 최대 कुछ तो बताओ। उन्होंने आपको कैंडी तो दी थी पिछली दफ़ा, याद आया? 500kg. कैंडी खाई थी आपने? चले उनसे मिल के आए, वो तो आपको प्यार करते हैं। हाँ, आओ बाबा भी आपके साथ चलते हैं। 야크는 다른 가축에 비해 얄미워 성격. मैं आपके साथ चलूं? क्यों, इधर क्यों बैठना है? वो तो आपको कैंडी देते हैं और इतना प्यार करते हैं। आओ उनसे अस्सलाम वालेकुम करके आए। इधर बैठना। 귀국은 빈칸이다. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर हसीब और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अच्छा जी दोस्तों, ये जो आप लोगों ने अभी वीडियो देखी है, ये मेरी और मेरे बेटे के साथ एक कन्वर्सेशन थी। और ये वीडियो का आपने टाइटल देख लिया होगा कि मैं सोशल एंग्जाइटी के बारे में एक वीडियो जो है वो अपलोड करना चाह रहा था। मेरा ख्याल है कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, यानी जिनको जहनी अमराज कहते हैं, वो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा आम होते जा रहे हैं। उसकी एक सबसे बड़ी वजह मेरे ख़्याल में ये है कि हम लोग जो जहनी अमराज हैं, जिनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं, हम उसके बारे में इतना ख़ास ध्यान नहीं देते। हमारे माशरे में और हमारे मुल्क में इस चीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती कि कोई इंसान क्या सोच रहा है, हमारी बात से उसको क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, या उसको किस चीज़ का डर है, या उसको किस चीज़ से खुशी होती है। हम इस चीज़ को नहीं देखते। हमारे लिए जो फ़िज़िकल टर्म्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उसकी एक वजह ये है कि हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं, एक डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पे सिर्फ बेसिक नीड्स पूरी हो जाना इंपॉर्टेंट है। लोगों को सिर्फ अगर रोटी पानी मिलता रहे, कपड़ा और मकान मिलता रहे, तो वो खुश रहते हैं। उनकी इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है। इस बारे में वो नहीं सोच पाते कि वो ज़हनी तौर पे भी ठीक हैं या नहीं हैं, ज़हनी तौर पे उनके आसपास के लोग जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बहरहाल मैं इस वीडियो के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। ये मेरा बेटा है जिसकी उम्र अभी तकरीबन 2.5 साल है, 2.5 साल से थोड़ा ऊपर है। और ये इंट्रोवर्ट टाइप है। इंट्रोवर्ट उन लोगों को कहते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते, जो खुल के अपने आप को बयान नहीं कर पाते, जो अपने मसले जो हैं वो आसपास के लोगों के अलावा किसी से शेयर नहीं कर पाते। और हम लोगों का एक इवेंट था जिसके ऊपर 3-4 से ज़्यादा फैमिलीज़ जो थी वो इनवाइटेड थी, और कुछ गैदरिंग थी हमारे वहाँ पे, और हम लोग वहाँ पे गए थे। मेरे बेटे ने कुछ फैमिली मेम्बर्स को और कुछ गेस्ट्स को देखा जिनसे वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डरता था। ये मसला जो है इसका तकरीबन 1 साल की उम्र से चलता आ रहा है, और ये हमेशा जब भी गेस्ट्स को और ज़्यादा गैदरिंग्स को देखता है तो ये इसी तरह बिहेव करता है। सॉरी, लाइट चली गई है जी। तो वेलकम बैक। मैं माज़रत चाहता हूँ, मेरा जो स्टूडियो है यहाँ पे अभी यूपीएस और जनरेटर की फैसिलिटी नहीं है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सोशल एंग्जाइटी को, और जो मैंने आपको वीडियो क्लिप दिखाया वो कन्वर्सेशन थी मेरे और मेरे बेटे के दरमियान। हुआ कुछ ऐसे कि जैसे ही गेस्ट आए तो मेरा बेटा जो है वो भाग के मेरे पास आ गया, और जब मैंने उसको देखा तो उसका जो फेस था वो बहुत ज़्यादा सैड हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे वो डरा हुआ है। क्योंकि हम पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि शायद कुछ गेस्ट आ गए हैं जिसको वो देख के डर गया। और जब वो मेरे पास आया तो वो कांप रहा था, और उसके हाथ भी कांप रहे थे, और वो इतना ज़्यादा डर चुका था। मैं फ़ौरन ये बात समझ गया था कि इसने ज़रूर कुछ उन लोगों को देखा है जिनसे ये बचपन से डरता आ रहा है, और उसके अंदर सोशल एंग्जाइटी मुझे आइडिया था कि है। मैंने शुरू में जो पेरेंट्स हैं वो इस तरह के मामलात पे थोड़ा सा ऑफेंड हो जाते हैं या गुस्सा करते हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इस तरह होता है, और ये जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के पेरेंट्स हैं। लेकिन एक्चुअली ये जो इशू है इस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। और मुझे कुछ ही लम्हों में ये चीज़ का एहसास हो गया कि उसको मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने फ़ौरन उसको अपनी गोद में बिठाया और मैंने उससे पूछने की कोशिश की कि बेटा आपको क्या मसला है। जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं, उसने मुझे बताया कि वो किसी से डरा है और वो किसी को देख के आया है, और मुझे आइडिया था कि वो डर गया है इसलिए वो मेरे पास आया है। बहरहाल मैंने उसको बहुत ज़्यादा काम डाउन करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेरे से दूर होके चेयर के साथ जो था वो छुप के बैठ गया था। इस तरह का बिहेवियर जो है ये अक्सर पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन हो जाता है, क्योंकि हम लोग बच्चों की साइकोलॉजी जो है उसको नहीं समझ पाते। हम लोगों की लाइफ में अपने इतने ज़्यादा स्ट्रेसर्स होते हैं, हमारी अपनी लाइफ जो है वो इतनी परेशानियों से भरी होती है कि हम अपने बच्चों की परेशानियों को नहीं समझ पाते।
अच्छा, मैं थोड़ा-सा इसके बारे में हिस्ट्री बता दूँ तो मेरी अपनी भी कंडीशन जो थी बचपन में बिल्कुल सेम ऐसी थी। शायद एक ये बहुत बड़ी वजह है कि मैं अपने बेटे की इस कंडीशन को बहुत बेहतरी से समझ सकता हूँ। दूसरी इसकी बड़ी वजह है कि मेरी अपनी वाइफ़ जो है वो साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और वो इस तरह के पेशेंट्स जो हैं वो मेरे से डिस्कस करती रहती हैं। बच्चों को और एडल्ट्स दोनों की साइकोलॉजी को वो स्टडी करती हैं, इसलिए मेरे ज़हन में इस चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंस थी कि मैंने अपने बच्चे की साइकोलॉजी को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। क्योंकि कहा जाता है कि 2.5 से 3 साल तक जो बच्चे की डेवलपमेंट है उसके अंदर उसकी जो साइकोलॉजिकल इमोशंस हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और आप अपने बच्चे को जिस तरह इस अरसे में ट्रेन करते हैं उसी तरह वो सारी ज़िंदगी रहता है। बच्चे का इंट्रोवर्ट होना और एक्सट्रोवर्ट होना ये तो एक नेचुरल चीज़ है। कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि वो अपने एहसासात और अपनी फीलिंग्स को इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो हर किसी के साथ घुल मिलते हैं, अपनी बातें फ़ौरन बता देते हैं और उनको किसी से इतना ज़्यादा डर नहीं लगता होता। बहरहाल क्योंकि हमें अपने बच्चे के बारे में पता था, इसलिए मैं इसके बारे में बहुत कॉन्शियस था। अगर मैं अपनी हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो जब मैं बचपन में छोटा था तो सारा कुछ ये कंडीशंस अब आप ये देख रहे थे वीडियो में, ये सारी मेरे साथ भी होती थी। जो मेरा सबसे बड़ा फ़ियर था बचपन से वो था सोशल गैदरिंग्स। मुझे वो जगह और वो गैदरिंग्स बहुत मुश्किल लगती थी जहाँ बहुत ज़्यादा जो फैमिलीज़ हैं वो इकट्ठी हो जाएँ। उसकी एक वजह जो मेरे ज़हन में ये आती है कि शायद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, लैक ऑफ नॉलेज होता है, और जो नए चेहरे होते हैं जिनसे आप बार बार नहीं मिलते उनको देख के ज़्यादा डर महसूस होता है। बहरहाल वो लोग जो आपके करीबी दोस्त होते हैं, जैसे आपके स्कूल के दोस्त, आपके मोहल्ले के दोस्त, या आपके वो कज़न्स जो आपके बहुत क्लोज़ होते हैं, आप उनके साथ कंफर्टेबल रहते हैं, वो फैमिली मेम्बर्स जिनकी मेंटल कंडीशन जो है वो आपके साथ मैच करती हो। क्योंकि मैं भी बचपन से इंट्रोवर्ट था, इससे मुझे फैमिली में उन लोगों के साथ बैठना ज़्यादा ईजी लगता था जो लोग इंट्रोवर्ट हो। शायद एक ये वजह थी कि मैं एक्सट्रोवर्ट लोगों में बैठ के अपने आप को ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील करता था। बहरहाल इसमें कॉन्फिडेंस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी कंडीशन में जब आपका बच्चा टेंट्रम शो करता है तो कभी भी उसको आपने डांटना नहीं है। जैसे मेरे बेटे ने टेंट्रम शो किया और वो डर गया था, तो सबसे पहली बात यह कि आपने अपने बच्चे को अपने साथ लगाना है, उसको हग करना है, क्योंकि पेरेंट्स की बॉडी के साथ जब बच्चे टच होते हैं तो ये उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं। दूसरी बात ये कि आपने उसको काम डाउन करने की कोशिश करनी है और उससे पूछने कि उसको क्या मसला था। अगर तो वो मसला बता दे तो अच्छी बात है, वरना आपने उसको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको मजबूर करें उस बंदे से मिलने के लिए जिससे वो डर रहा है, क्योंकि बच्चों का जहन इतना डेवलप नहीं होता। आप उनकी मेंटल कंडीशन को फ़ौरन चेंज नहीं कर सकते। आप उन्हें ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकते कि हाँ आप इससे हाथ मिलाओ या इससे गले मिलो या इसको सलाम करो। अगर आपका बच्चा शुरू में किसी से डर रहा है तो उसको आप रहने दें, उसको फ़ोर्स मत करें कि वो उस बंदे के पास बार बार जाए, क्योंकि वो उससे फिर और ज़्यादा जो है वो एग्रेसिव हो जाएगा। मैंने ये नोट किया कि बच्चों को जब आप थोड़ी देर फ्री छोड़ दें तो वो कुछ देर बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट के साथ फेमिलियर होना शुरू हो जाते हैं। हमारे ज़माने में पेरेंट्स के अंदर शायद साइकोलॉजिकल कंडीशंस की इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, और मे बी मेरे पेरेंट्स को इस चीज़ का पता हो या ना पता हो कि मेरे अंदर जो था ये जो सोशल एंग्जाइटी का एक एलिमेंट था ये प्रेजेंट था। बहरहाल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इसको ओवरकम ऐसे किया, जो इसकी टेक्निक्स हैं, जो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं उसके अंदर तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आती है, जिसके अंदर आप साइकोलॉजिस्ट के साथ जाके सेशंस करते हैं और वो पेशेंट को उनका जो फ़ियर है उसके बारे में बात करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं और पेशेंट को समझाने की कोशिश करते हैं कि उसको किस चीज़ से डर लगता है। इसका एक तरीका अच्छा ये भी है कि आपको जिन जिन एनवायरनमेंट से, जिन जिन लोगों से और जिन जिन कंडीशन से आपको फ़ियर है, आप उनको अपने एक पेपर पे लिखें और फिर उसके बारे में सोचने की कोशिश करें कि इन बातों में ऐसा क्या था जिससे आपको डर लगता है। कई बार ऐसे होता है कि हमारे पास फ़ियर ऑफ अननोन होता है, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसके बारे में आपको भी पता ही नहीं है, आप उससे डरना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एग्ज़ाम होता है, हम एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा डरना शुरू कर देते हैं, हालांकि अगले दिन पता चलता है कि एग्ज़ाम ईजी था। इसी तरह इंटरव्यूज़, कोई पब्लिक गैदरिंग, कोई सोशल इवेंट होता है जिससे पहले हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और उसकी वजह से हम लोग जो है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। मैंने अपने लिए ये किया कि मैंने ओवर थिंकिंग को जो था बिल्कुल कम करना शुरू कर दिया, और उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट काम ये है कि आप अपने आप को हमेशा बिज़ी रखें। आप अपने आप को उस काम में लगाएं जो आपको पसंद है।
ना कि उस काम के पीछे भागें जिसके वजह से आप परेशान रहते हैं। सोशल गैदरिंग्स को मैंने अपने ऐसे कवर करने की कोशिश की कि वहाँ जिन जिन लोगों से या जिन जिन लोगों को मिलना मुझे पसंद नहीं था, मैं उन लोगों से अब ज़्यादा मिलना शुरू कर देता हूँ। क्योंकि जब आप एक बार किसी को जान जाएं, आप उससे बात करना शुरू करें, तो आपका फ़ियर उसमें से ख़त्म हो जाता है। यही वजह है कि मैंने इसको फ़ियर ऑफ़ अननोन का नाम दिया हुआ है। आई डोंट थिंक सो कि साइकोलॉजी में इस तरह की कोई टर्म यूज़ होती है या नहीं होती। बहरहाल ये मैंने खुद से बनाया, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था। बहरहाल मेरे बेटे में भी अब ये कंडीशंस आती हैं, तो मैं तो उसको बहुत सपोर्ट करता हूँ। अब हमने उसको ये कहना छोड़ दिया कि जी फ़लाने बंदे को सलाम करो या उससे हाथ मिलाओ या उससे मिलो। अगर वो नहीं मिलता तो हम उसको नहीं कहते कि वो मिले। अगर वो किसी के घर जाने से डरता है और वो बाहर खड़ा रहता है, तो हम उसको बाहर रहने देते हैं कि ठीक है आप बाहर खेल लो, हम भी उसके साथ बाहर ही टाइम स्पेंड कर लेते हैं, और वो आधे 1 घंटे में दोबारा से ठीक हो जाता है। बहरहाल ये कुछ बातें थी जो साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, और वो सब लोग जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे इंट्रोवर्ट हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग काइंडली इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने बच्चों पे अप्लाई करें। अगर आप लोगों से ये कंडीशंस कंट्रोल नहीं होती तो किसी साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर रब्ता करें। हमारे माशरे में साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करने को पागलपन समझा जाता है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। हमारे आसपास हर बंदा एंग्जाइटी, डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल कंडीशंस में इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारा माशरा ऐसा है, हमारी पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा है, हमारा जो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट है, हमारा फिज़िकल इन्वायरमेंट है, वो सारे जो है वो हमें डेली स्ट्रेस देते हैं। बहरहाल ये कुछ टिप्स थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, जो मैंने अपनी लाइफ में बर्दाश्त की, और मैं नहीं चाहता कि आगे वो मेरे बच्चों के साथ भी ऐसे हो। इसलिए हमेशा अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनको समझने की कोशिश करें, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चे मांगते हैं अपने पेरेंट्स से, वो उनका टाइम है। जब आपके बच्चे आपसे टाइम मांगे तो उनको ज़रूर टाइम दें। टाइम देने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी का काम उनके साथ करें। टाइम देने का मतलब ये है कि जब आपका बच्चा जो चाह रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा ये चाहता है कि आप उसके साथ बैठ के खेलें तो आप खेलें, अगर वो चाहता है कि आप उसके साथ बैठ के टीवी देखें तो आप टीवी देखें, और अगर आपके साथ वो आउटिंग करना चाहते हैं तो आप आउटिंग करें। ये नहीं करना कि जो आप चाहते हैं वो आप बच्चे से करवाएं। बहरहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मुझे उम्मीद है आप सबको इससे फ़ायदा होगा। कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, कोई सजेशंस देना चाहते हैं या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।